आज देखो मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी थी। हाँ जी, आमा तिसार का क्या ट्रीटमेंट था? पढ़ा दिया है तिसार, आप लोग को याद नहीं है? नोबडी। आमा तिसार में मल को निकलने देंगे, आप लोग रिवाइज नहीं करते क्या? मैं तो लेक्चर भी डाल देती हूँ उसमें टेलीग्राम पर। हाँ जी, गायब हो आप लोग, पढ़ते नहीं हो। तो छर्दी का क्या था? मुख मार्ग द्वारा वेगपूर्वक दुष्ट अन्न का निकलना था। उसी में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी होती है, कई बार वॉमिटिंग बड़ी खतरनाक होती है, मतलब छर्दी जो होती है बहुत खतरनाक होती है। बट मॉडर्न में छर्दी और वमन अलग अलग करके टर्मिनोलॉजी डिफाइन नहीं है, वहाँ पर वो नोजिया और वॉमिटिंग टर्मिनोलॉजी है। नोजिया मतलब सिर्फ आपको फील हो रहा, वॉमिटिंग मतलब सच में हो जाना। तो ये आपके मॉडर्न का कंसेप्ट है, ठीक है। तो आमा तिसार के केस में जब आम मल जाता है तब उसको रोकते नहीं है, पक्वा तिसार के केस में स्तंभन चिकित्सा करते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा वमन है। अगर कफज वमन है तो उसमें लंघन कराएंगे, तो उसमें वमन उमन भी करा देंगे, ठीक है। और अगर वातज होगा तो वातज के केस में नहीं कराते हैं, क्योंकि वातज के केस में लंघन करा दोगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों का ख्याल रखोगे। अब कई बार जैसे मैंने बताया कि ब्रेन वाले केसेस होते हैं, तो मस्तिष्क केंद्र जो होता है तो वहाँ से प्रॉब्लम होती है। जैसे ब्रेन उनमें चोट चपेट लग गई, कई बार होता है ना, इंसान गिरता पड़ता है तो वहाँ पर चीज़ परेशानी होती है। या ब्रेन के अंदर इटसेल्फ अंदर से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस केस में भी होता है। और कई बार कुछ चीज़ें बहुत मतलब घिन आती है, जिसको कहते हैं घृणा वगैरह है, कई बार बहुत सारे लोग को डर की वजह से भी आती है। और जब मतलब आपका सीए होता है, मतलब कैंसर का केस होता है ब्रेन के अंदर, तब हो सकता है। या मेनिंजाइटिस के केस में होता है। यस, मेनिंजाइटिस के केस का जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, उसको तो डिलीरियो में सारी चीज़ होता है। मेरे नोन में एक बच्चे को हुआ था, मुझे आज भी याद है। मैं आप लोग की क्लास में या शायद आप लोग की क्लास से भी और मतलब छोटे लेवल पर थी, मतलब बीएमएस का शायद फर्स्ट ईयर था मोस्ट वाली। तो उसके केस में था, डिलीरियम वगैरह था, और इतना ज़्यादा मतलब कह सकते हो पेशेंट जो था, एंजाइटी इतनी ज़्यादा थी कि उसको 2-4 बंदे पकड़ने पड़ते थे, इस तरह की हालत थी। हालांकि उसका मेनिंजाइटिस ठीक हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि याद रखना मेनिंजाइटिस के केस में होता है। और सीए का केस जो होता है, ब्रेन का केस, उसमें भी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है। या सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लो, ब्रेन की कोई भी बीमारी होती है तो अधिकतर वहाँ पर खास करके इंजरी वाली जो भी होगी, सीए के केस में भी अंदर कोई सेल इंजर्ड हुई, मेनिंजाइटिस के केस में हुआ इटसेल्फ, तो अधिकतर उस तरह के केसेस में पक्का वॉमिटिंग होती है। और वो वॉमिटिंग सिंपल वॉमिटिंग नहीं होती, वो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, सो मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी अंदर ब्रेन के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी वॉमिटिंग होती है। और ऐसे सारे केसेस को देख लो, अगर आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि ये इमरजेंसी वाली कंडीशंस होती हैं, देन आप देखो, अदरवाइज रेफर कर दो, ठीक है। मतलब बाद में भी जब प्रैक्टिस करने लगना, देख लेना इमरजेंसी टैकल करने की कंडीशंस हैं सारे जो मैंने अभी आपको बताया इक्विपमेंट्स, आपके पास उतनी मेडिसिन हो, आपके पास उतने मातहत हो, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ हों, और आपके पास एम्प्लॉयज़ भी जो हों कैलिबर वाले हों, ठीक है। मतलब उनको वाकई उनका बुद्धि विवेक युक्ति प्रमाण से काम कर सकते हो, देन यू कैन टैकल दैट। और कुछ जगह होता है कि जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह के केस में भी होता है। कई बार कुछ लोग कुछ ज़्यादा खा पी लेते हैं, पेट फूल जाता है, गैस बनी रहती है, और आप देखते होंगे कि उनको वॉमिटिंग आ जाती है तो उनको आराम आ जाता है। तो ऐसा केस भी होता है कि बहुत ज़्यादा आधमान वगैरह के केस में होता है। और कई बार टॉक्सिक मटेरियल जब कोई इंसान खा पी लेता है तो भी इटसेल्फ बॉडी, जिसको जिंदा रहना रहता है ना, उसके अंदर बॉडी वॉमिट करके निकाल देती है। क्योंकि मैंने बताया ना, बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि जो भी कचड़ा गया है उस कचड़े को निकालने के लिए, जैसे बमन विरेचन तो हम प्रोसीजर में काउंट करते हैं, बट मतलब कराते हैं, पर इटसेल्फ बॉडी के अंदर होता है कि जब कभी कचरा बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है तो चाहे वमन के थ्रू बाहर निकल जाए, चाहे विरेचन के थ्रू मतलब बाहर निकल जाए, चाहे ऊपर से अधोम ऊर्ध्व मार्ग से निकले और चाहे अधो मार्ग से निकले, बॉडी की इटसेल्फ टेंडेंसी होती है। पर होता क्या कि कुछ लोग की बॉडी के अंदर वो टेंडेंसी नहीं रह जाती, बॉडी इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है, उस केस में हमें फोर्सफुली वमन विरेचन कराना पड़ता है। मीन्स जो हम प्रॉपर अपना प्रोसीजर के थ्रू कराते हैं वो फोर्सफुली ही है, क्योंकि बॉडी इटसेल्फ अभी नहीं कर रही थी। हमने कुछ मेडिसिन दिया, हमने घृतपान कराया, हमने प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू उसको और इवैक्यूएट किया कि वो किया है तो वो बाहर निकलेगा। वरना अदरवाइज ये बॉडी के अंदर इटसेल्फ टेंडेंसी होती है कि कचरा आ जाए, मतलब कोई ख़राब चीज़ आ जाए, फॉरेन बॉडी आ जाए जो उसके लिए नहीं ज़रूरी है, वो उसको टाइम पर निकाल दे। और जो भी मार्ग पास होगा, आपके ने पढ़ा है विरेचन में कि मतलब पास के मार्ग से निकालते हैं, है ना, कि अगर आमाशय कचरा है तो हम वमन के थ्रू निकालेंगे, अगर पक्वाशय कचरा है तो हम विरेचन के थ्रू निकालेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है, उन्हीं सारी चीज़ें नेचर की चीज़ों को देख करके ही बना है हमारी चिकित्सा में भी, ठीक है।
तो ये सब सारी चीजें हो गई। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अगर इसके संदर्भ की बात करेंगे तो संदर्भ जो है चरक चिकित्सा 20 में है, सुश्रुत उत्तर तंत्र 49 चैप्टर है, अष्टांग हृदय निदान 5 में है, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 6 में है। सुश्रुत और चरक में निदान में नहीं है। अगर आपने देखा होगा चरक के निदान के 8 ही चैप्टर हैं, उसमें कहीं ये सब नहीं है, छर्दी उर्दी का अलग से। फिर माधव निदान में छर्दी निदान अध्याय ही है, और भाव प्रकाश के रोग का चैप्टर का नाम है छर्दी रोगाधिकार। अधिकतर उन्होंने इसी तरीके से रोगाधिकार, ये रोगाधिकार, इस तरह की टर्मिनोलॉजी उन्होंने भाव प्रकाश जी ने यूज किया है। इसमें एक डिफिनेशन है, उसका बढ़िया से रट लेना, छर्देति छर्दिता छर्द छर्दनम छर्दिका, ये है मतलब ये इसकी निरुक्ति या व्युत्पत्ति है। और छर्द धातु में घ या और ल्युट इन प्रत्यय करके आपका छर्दी शब्द बना है, तो इसको याद रखना। चरक चक्र चिकित्सा पर चक्रपाणी जो टीका है, उर्द अति दोष प्रवृत्त रूपा छर्दी रुच्यते, ये बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, रट सकते हो। उर्द अति दोष प्रवृत्त रूपा, तो उर्ध अति दोष, उर्ध मार्ग से अति दोष प्रवृत्त हो रहे हैं, वो रूप दिख रहा है, उसी को बोलते हैं छर्दी। तो उर्ध अति दोष प्रवृत्त रूपा छर्दी उच्यते। तो ये डेफिनेशन चाहो तो आप लोग रट लेना, क्योंकि चरक चिकित्सा वाले की जो डेफिनेशन है वो तो है आमाशय उत्क्लेश कृताम च मर्म प्रन्यास शर्द मूर्ति, मतलब कि आमाशय में जो उत्क्लेश हुए हैं दोष और साथ में मर्मों को पीड़ित करते हुए, तो कई बार हृदय हृदय में बहुत दर्द सा फील होता है। वैसे भी देखते हो ना, हम लोग पेशेंट को विरेचन कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि बमन के केस में सच में, या आपको पता है कि हार्ट के पेशेंट्स वगैरह को बमन नहीं कराना है, या सिंपल सी बात है बीपी वगैरह के पेशेंट्स को भी बमन कराने से बचते हैं, कुछ लोग को बमन से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। निदान में क्या होगा, अत्यंत द्रव, कभी कभी किसी इंसान ने बहुत लिक्विड डाइट ले ली है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, कभी आप गलती से या ट्रायल में कर सकते हो, कुछ और चीज़ तो नहीं, पानी पी कर देखना, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास एक ही सिटिंग में बैठना है, रोज पीने की बात नहीं कर रही हूँ, एक बार आप करके देखना। तो आप जब लंबा अच्छा खासा पानी पिएंगे ना, 2-3 गिलास, तो आपको खुद ही लगेगा वॉमिटिंग हो जाएगा, तो उस तरह के कंडीशन में होता है। कभी आप बहुत ऑयली चीज़ें खा लो तो भी मन खराब होता है, तो वहाँ पर भी होता है। हालांकि ऑयली चीज़ों में मन खराब, नोजिया टाइप की फीलिंग का तो मुझे पता है, बमन टाइप का फीलिंग का मुझे, मतलब बमन हुआ है कि नहीं हुआ है ये चीज़ नहीं फील हुआ है, छर्दी मतलब सॉरी। अप्रिय तथा असाध भोजन, कभी बहुत कचड़ा सी चीज़ खा लो जो खाने का मन नहीं था, तो वहाँ पर भी मन खराब होता है। अकाल भोजन कर लो, अभी खाना आपने खाया वो पचा नहीं है, उसी पर आपने ऊपर से डाल दिया, तो बॉडी तो लेगी नहीं और उस केस में वॉमिट कर देगी। ऐसा होता है जैसे फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम में आपकी अग्नि बहुत मंद है और आपके घर में 50 चीज़ें बनी हैं, गुजिया बना है, खाने पीने के पनीर वनीर के बहुत सारे आइटम बने हैं, तो आपने क्या किया कि मैं तो गुजिया भी खाऊंगा, मैं तो पनीर भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, और डाइजेस्टिव फायर कुछ है नहीं, खा तो लेते हो जबरदस्ती, उसके बाद वॉमिट कर देते हो। तो अकाल भोजन का भी मैंने आपको बता दिया। और इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो इसलिए कभी पेशेंट से पूछो कि अभी क्या खाया था, उसके पहले क्या खाया था, 2-4 दिन का आसपास का सब पूछ लो और देख लो क्या इसकी, या शरीर देखकर लग रहा है इसकी डाइजेस्टिव फायर इतनी अच्छी होगी। फिर अधिक भोजन कर लिया, मात्रा से अधिक एक वक्त में ही आहार कर लिया तो भी हो जाएगा, मतलब एक अभी आपने खाया था नहीं पचा था, आपने दोबारा खा लिया वो वाला भी, और एक साथ बहुत ज़्यादा खा लिया, कहते नहीं है कि अपने गांव की कहावत है गटई तक खा लिया, कुछ लोग सच में गले तक खा लेते हैं, फिर उनको वॉमिटिंग हो जाती है। फिर आम किसी के अंदर बहुत ज़्यादा बना है, किसी का डर है, किसी को मतलब चीज़ें निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उद्वेग है, चाहे किसी भी चीज़ का उद्वेग है, वहाँ पर भी हो सकता है। अजीर्ण के केस में, कृमि जब होते हैं तो कृमि के केस में भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं, क्योंकि कृमि भी बॉडी निकालने की कोशिश करती है हर तरह से, ऊपर नीचे दोनों से, तो वहाँ पर भी हो सकता है। सगर्भावस्था प्रेगनेंसी का हर कोई जानता है भाई, मॉर्निंग सिकनेस होती है उसमें पाया जाता है, और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी मतलब ज़्यादा बुरी हालत में भी छर्दी पाई जाती है। या जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि जो जिसके अंदर जितना आम होता है उसको नौजिया वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस उतना ज़्यादा परेशान करती है। अध्यसन कर लिया, आपने खाना खाया था पचा हुआ नहीं था तो वह कर लिया। या जबरदस्ती भोजन लेने से, कुछ लोग जबरदस्ती किसी घर जाते हैं, उनका खाने का मन नहीं होता, तब पर भी भाई कस्टम ट्रेडिशन में खा लेते हैं, तो वो घर आकर फिर उनको वॉमिटिंग हो जाती है, ऐसा भी देखा होगा। या कुछ लोग हाई तरह खाते हैं, मतलब मुझे मेरे नोन में एक बंदा था, उसको खाने को हुआ तो हम लोगों ने नॉर्मली 1-1 बाटियाँ खाई, उसने 8-10 खा ली थी, हमारे बॉस ने ट्रीट दी थी, बट तब की बात नहीं, कॉलेज टाइम की, ये भी कुछ रिसेंटली 10 साल पहले की बात है। फिर मुझे याद है कि उसको घर आते ही मतलब हार्डली हाफ आवर 1 आवर के बाद उसको दबा कर वॉमिटिंग हुई, और फिर मुझे तो नहीं समझ में आया क्योंकि मैं इतना नोटिस नहीं करती हूँ। हमारे टाइम में भी होता था कि लड़कियां जैसे एक टिफिन में दो लोग शेयर करते थे, लड़के एक टिफिन खाते थे, मतलब पूरा डाइट खाते थे, तो लड़कों की डाइट थोड़ी सी अधिक होती है, बट उसने उससे भी बहुत ज़्यादा खाया, उसकी हालांकि बॉडी लंबी चौड़ी थी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको कभी भी ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, कहते नहीं सर्वदोष प्रकोपक होता है मात्रा से अधिक आहार, तो अगर वो चीज़ किया तो वहाँ से तकलीफ आएगी।
और आपन्न सत्वा मतलब जिसको प्रेगनेंसी होने वाली होती है, तो आपन्न सत्वा में भी ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है, तो आपको पता ही है। तो वो उसमें वात की विरूढ़ता होती है, उसे वातानुलोमन दे देते हो। और प्रेगनेंसी में वातानुलोमन के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो हरित की रुच्छ होती है तो इसलिए नहीं देते हैं। जैसे शुक्र शोषक होती है वैसे बच्चे का भी शोषण करेगी, मतलब उसकी ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी पीरियड में जब आपको देना है किसी को, आप द्राक्षा दे दीजिए, आप मुनक्का दे दीजिए, आप मतलब किशमिश डेली खाने को दे दीजिए, अंजीर दे दीजिए, और फाइबरस डाइट दीजिए, मतलब जो अपने यहाँ चोकर सहित आटे की रोटी इस तरह के प्रॉपर खाने पीने का है वो ख्याल रखे। और उसको स्टेशनरी लाइफस्टाइल नहीं रहे तो उस सारी चीज़ों से सॉल्व हो जाता है। हमको कभी भी उसमें भूल करके भी नहीं देना होता है कि हमने हरितकी की प्रिपरेशन चला दी, हरितकी नहीं देना होता है। इस बात का ख्याल रखिए, सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम हो सकता है उस वक्त, लेकिन बेबी की जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि रुक्ष होती है तो रुक्षता कॉज करेगी। और अगर आप लोग को याद हो, गायनी में पढ़ा होगा, तो प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करते वक्त भी मधुर रस की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, औषधि में भी, ठीक है। तो कोई भी वात वर्धक चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं। वात वर्धक से बच्चे के अंदर इटसेल्फ प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी खुद इटसेल्फ खराब होने के चांसेस होते हैं। हृदय चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन वही है फ्रूट्स वगैरह दो अच्छे से, तो बढ़िया से हो जाता है, ठीक है। और घृत वगैरह दीजिए, क्योंकि बहुत पेशेंट रुक्षता कॉज कर रही होगी, मतलब रुच्च आहार विहार ले रही हो, तो वहाँ से भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बहुत सारे निदानों का आपने सेवन किया इंसान ने, मतलब रोगी ने, फिर उसके बाद क्या है महास्रोतस की जो वायु है उसमें विकृति आएगी। फिर आमाशय में जो दोष हैं, मतलब वहाँ की स्रोतस की वायु की विकृति होगी, फिर दोषों का उत्क्लेश होगा, और दोषों के उत्क्लेश होकर के मुख में भर जाएंगे और अंगों में दर्द होगा। कभी भी देखा ना, बिल्कुल स्टेशनरी खड़े होकर सीधे थोड़ी वॉमिटिंग होती है, बॉडी का कम से कम पोस्चर इधर उधर चेंज होता है, तो अंग पीड़न होकर के छर्दी उत्पन्न होगा। तो इस बात को याद रखना कि मतलब जब छर्दी होती तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल स्टेचू की तरह आप खड़े रहते हो, आप इधर उधर बॉडी मुड़ती है तो अंग पीड़न होगा और मुख के अंदर भर जाता है। तो संप्राप्ति घटक में दोष क्या क्या है? दोष आपके इसमें है दोष में वात कफ है, ठीक है, मतलब वायु कफ है। दुष्य में अन्न और रस धातु है। अधिष्ठान में आमाशय है, तो ये तो पक्का हर किसी को याद रहता है। स्रोतस में अन्नवा है, मनोवा है। मनोवा है जहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद रहती तो वहाँ पर मनोवा का भी रोल होता है। और अग्निबल हमेशा पक्का सी बातमंद है। और यह अभी तक हम लोग जितने डिसीज पढ़ रहे हैं सब में अग्निमंद है, तो सब में अग्निवर्धक चिकित्सा करनी पड़ेगी। पूर्व रूप में क्या होगा? प्रसेक होगा, मुंह में पानी आना होता है, मतलब मुंह में पानी आने के लिए हमारे संस्कृत का टर्मोलॉजी है प्रसेक। उत्क्लेश मतलब उल्टी जैसी फीलिंग होना। हृल्लास मतलब जी मिचलाना। अरुचि डकार आएगी, अनुद्वेष होगा, अनन्नाभिलाष होगा, मतलब जब उल्टी आती है तो उस वक्त खाने पीने का थोड़ी मन करता है। लाला स्राव पतला हो जाएगा और अल्प हो जाएगा, क्योंकि जब वो बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका अमाउंट बढ़ना होता है ना, तो पतला हो जाता है। लाला स्राव तब मोटा नहीं रह जाता है। भेद में 5 भेद हैं छर्दी रोग के: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज, ठीक है। आगंतुज वाला वही है विभत्सा, मतलब कुछ आपने बहुत गंदा सा चीज़ देख लिया। दोहृदजा मतलब जो प्रेगनेंसी में होता है। दोहृदजा तो दोहृदजा कब कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी को? किस माह में वो संज्ञा दी जाती है? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद दोहृदजा कब बोलते हैं? एनीबडी? हाँ जी, 4th में। यस, 4th मंथ में द्रोहृदया बोलते हैं, जब 2 हृदय हो गया, एक बेबी का हो गया और एक उतना। और आपको स्टेथोस्कोप में कब से सुनाई देना शुरू करता है? 5th में। हाँ, 16 to 20 वीक के आसपास आपको बहुत बढ़िया से सुनाई देने लगता है। बिफोर 16 वीक प्रेगनेंसी मतलब स्टेथोस्कोप में आपको नहीं नजर आता, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यूएसजी में कब आता है कार्डियक एक्टिविटी? यूएसजी में कार्डियक एक्टिविटी कब आती है? हाँ जी, फर्स्ट क्या 6 वीक पर आती है, याद रखा करो। इसीलिए जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पहला अल्ट्रासाउंड हमें 6 वीक पर कराना चाहिए कि कार्डियक एक्टिविटी आई है कि नहीं है। अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई है एलोपैथी वाले तो तुरंत उसको आरपीओसी मानकर ट्रीट करना शुरू करते हैं। बट हमारे आयुर्वेद में है बहुत सारी इस तरह की दवाएं हैं, खास करके स्वर्ण बसंत मालती, अभ्रक भस्म, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग चलाते हैं और जीवनी गण की औषधियाँ देते हैं और प्रॉपर मतलब बेड रिडन कर देते हैं उस वक्त पेशेंट को, मतलब रेस्ट प्रोवाइड करते हैं। और उस केसेस में आईयूजीआर का जो इस तरीके से एक तरह का केस हो गया तो वहाँ पर आ जाता है उसमें धड़कन, ठीक है। तो किसी का भी 6 वीक पर अगर कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो 15 दिन वेट करना है, और वेट करने के साथ उसको कुछ कुछ आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करना है और वो फिर जीव आ जाता है, मतलब उसमें कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है। तो इसलिए 6 वीक पर कराते हैं, ठीक है।
चलिए, और आमजा होती है मतलब बहुत ज़्यादा आम उत्पन्न हो गया, साथ में चीज़ खा लिया जो आपको अनुकूल नहीं था उसको खा लीजिए। क्रिमिज, क्रिमिज के केस में वो भी आपने हेतु में देखा था, तो क्रिमिज के केस में क्रिमिज जिसके अंदर होता है तो वहाँ पर भी आपको छर्दी टाइप की इंसान को फीलिंग आती है। फिर सामान्य लक्षण में क्या है कि जो दोष वेग पूर्वक मुख को पूर्ण करता हुआ अंगों का वर्धन करता हुआ शरीर को विशेष पीड़ित करता हुआ मुख में आता है उसे छर्दी कहते हैं। आधुनिक भाषा में वॉमिटिंग कहते हैं, वही डेफिनेशन बार बार है तो देख लीजिए। फिर वातज छर्दी होगी तो वातज छर्दी का मतलब होता है इसमें ज़्यादा कष्ट के साथ वमन होगा, निकलेगी चीज़ें और सारी जगह पीड़ा होगी, जैसे हृदय में भी पीड़ा हो रही, पसलियों में भी पीड़ा हो रही है, मुख मस्तिष्क नाभि में भी पीड़ा हो रही है, मतलब पेट भी दर्द कर रहा है, सब दर्द कर रहा है, काश भी हो सकता है इस केस में, स्वर भंग हो सकता है, शरीर में सुई चुभने से पीड़ा हो सकती है, प्रबल शब्द तो डकार आता है, वमन में झाग निकलता है, वमन द्रव्य काला फेनिल फटा हुआ पतला कसैला हो सकता है। अभी जैसे एक पेशेंट थी, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, लंघन कराया था आमोद का, मेरा केस नहीं था किसी और का डॉक्टर का केस था, तो अभी मैंने उनको बोला कि 10 मूला रिस्ट दो, और पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो उसके बाद 10 मूला रिस्ट के बाद में उसको पेट का दर्द तो आराम हो गया। हालांकि मैंने 80 ml की डोज दिलाई थी, क्योंकि 20 ml की डोज वो दे रहे थे, 20 ml की डोज में कुछ काम होता नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बता दूं। तो कभी आप भी अपने आप पर खुद पी पा कर देख सकते हो कि 100-150 ml भी 100 रिस्ट पी लेते हो तो कुछ होता नहीं है, अनटिल अनलेस आपका सब तो बहुत कमज़ोर होगा, तो उस केस में भले कुछ कुछ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं क्या बता रही थी, यस, देखो उसी टाइम किसी और का केस याद आ गया, तो उनको कराया तो आराम आ गया था। अभी उसके बाद उनको नॉजिया फीलिंग हो रही है। अभी मैंने एक दूसरा चिकित्सा इसी बुक में जो था वही बताई है। मतलब नॉर्मली तो हम लोग और सारी मेडिसिन देते हैं, बट पेशेंट का क्या है कि आमवात में लंघन जब कराया गया तो लंघन के साथ उसका आत्मबल, आपको पता है आमवात के पेशेंट्स को आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है, तो पेशेंट ज़्यादा पैनिक हो गई है। तो अभी मैंने उसको घृतपान का ही बोला है कि थोड़ी सी जान आएगी, और कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे बृहत्वा चिंतामणि रस दे दिया जाए तो वहाँ पर बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि वो नर्वाइन टॉनिक भी है, कार्डिक टॉनिक भी है, तो पेशेंट को पैल्पिटेशन वगैरह जो भी फालतू सब फील हो रहा है वो सब आराम आ जाएगा। और कई बार होता है बहुत अवर सत्व वाले पेशेंट होते हैं ना, तो उनको ऐसी भी बात की भी पैल्पिटेशन फील होती है, तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट का सत्व कितना कमजोर है कितना अच्छा है, उसके हिसाब से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट की इच्छा शक्ति है तो हम हर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको भेजा था मुद्रा वगैरह सारी चीज़ें करने को, और मेरी पेशेंट नहीं है डायरेक्ट, तो मुझे पता भी नहीं चल पा रहा है वो कर नहीं रही है, और जिस डॉक्टर के पास है उनकी भी डिस्टेंट पेशेंट है, तो डिस्टेंट पेशेंट को वाकई अगर आत्मबल अच्छा नहीं होता तो उनको ट्रीट करना मुश्किल होता है। उसी तरह पित्त छर्दी होगी तो पित्त छर्दी का पक्का सा मतलब है कि जिन्होंने कटु अम्ल रस विदाई उष्ण इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा खाएंगे उससे अमाशय का दोष प्रकोपित होगा, और उससे होगा। तो इसमें लक्षण सारे मूर्छा, पिपासा, मुख शोथ, सिर तालु, नेत्र में जलन होगा, आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, भ्रम की प्रतीति होगी, और वमन का जो द्रव्य होगा पीला, अति उष्ण, धूम युक्त जलन रहेगी, ये सब सारी चीज़ें होंगी। कफज छर्दी में आपको पता है कि कफज वाले सारी चीज़ें आहार विहार वैसा होगा, स्निग्ध अत्यंत गुरु आम विदाही, और दिन में सोने। दिवासन मैंने कहा था ना सरदोष प्रकोपक, तो देखो दिवासन हर जगह घुसेगा। से छाती सिर के बनो तथा रक्तवाहिनी को ढककर कफज छर्दी को उत्पन्न करता है। तो इसमें तंद्रा आएगी, मधुरास्यता आएगी, निरंतर प्रसिक प्रवृत्ति रहेगी, निद्रा अप्रवृत्ति रहेगी, संतोष होगा। ठीक है, और पेट भरा हुआ मिलेगा। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं ना, उनको वॉमिटिंग मतलब बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, छर्दी लग रही होती, और साथ में बिल्कुल एकदम लिथर्जी से पड़े रहते हैं, तो वो आपके कफज वाले हैं। शरीर का भारीपन होगा। उसके बाद जो पदार्थ बाहर निकल रहा है छर्दी में वो चिकना, गाढ़ा, मधुर और कफयुक्त होगा। इसमें रोगी को रोमांच होता है, ये वाला याद रखना। इसके पहले भी एक चीज़ पढ़ाया था, उसमें भी रोगी को रोमांच था, मैंने कहा था पूछ लेना ये चीज़ें। और वेदना हमेशा कम होगी क्योंकि कफ वाला है। सन्निपातज में तो सब कुछ हो गया, समसन करेगा पेशेंट, आम दोष रहेगा, ऋतु विपर्य रहेगा, तो उसमें सारी वजहों से एक साथ कुपित हो जाता है, तो उधर में शोल भी होगा, पाक भी नहीं होगा, पित्त वाला भी लक्षण होगा, दांत रचना, श्वास प्रश्वास में तीव्रता होगी, प्रमेय इत्यादि लक्षण पाए जाते हैं। सॉरी, प्रमो मतलब डेलीरियम टाइप का, कि उसको कुछ की जगह कुछ फीलिंग हो रहा है, तो वो वाली कंडीशन इसमें सन्निपातज छर्दी में होता है। फिर इसमें नमकीन खट्टे नीले रंग का गाढ़ा उष्ण तथा रक्तयुक्त निकलता है, कई बार मतलब आपको इसमें ब्लड भी निकलेगा, तो इस तरह की सारी चीज़ें भी हो सकती है। सन्निपातज छर्दी अधिकतर असाध्य अवस्था वाली कंडीशन है। आगंतुक छर्दी, कोई चीज़ देख लिया तो उसे बार बार जो होता है निकल रहा है, और वही गाढ़ा उष्ण और पुरुष की गंध से निकलता है, वो बहुत ही गंदा सा मतलब खराब सा निकलता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग को, देखो वो मतलब छर्दी का जो पदार्थ रहता है मैंने देखा है, कई बार ऐसा नहीं था, कुछ लोग की छर्दी ऐसी हुई रहती है कि आप उनका साफ करने जाओ, खास करके जैसे बड़े बड़े होते हैं एंड आपको धोना है बाथरूम, तो आपका मन खराब हो जाता है। खासकर मेरे साथ तो है भाई, किसी की मेरे से मतलब ये चीज़ वमन पदार्थ नहीं साफ होते हैं, जैसे जिसने किया है वो अपना खुद ही साफ करके आओ, सिंक में करके आओ।
बच्चों में ये चीज़ नहीं होती, बड़ों में होता है, क्योंकि कचरा उनका लंबे टाइम तक बना होता है। तो जब उस क्लेश होता है तो ये चीज़ें बहुत बुरी होती। और यहाँ पर आपका देखो, ये पुरुष की गंध से युक्त तो निकल रहा है, तो ऐसा वाला निकलेगा, हो सकता है। हालांकि वो मुझे पुरुष का तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि बहुत ही गंदी सी स्मेल कुछ लोग की होती है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। द्वियार्थ संकोचक का मतलब होता है कि कुछ भी बहुत खराब सा देख लिया है, तो वहां पर भी होता है, कई बार मन खराब होता है, तो उस तरह की छर्दी होना। ठीक है। अब साध्यता में जो है अत्यधिक क्रिस पुरुष रहेगा, श्वास का सारे उपद्रव हो जाएंगे, तो पक्का सी बात है साध्य हो जाएगा। रक्त और पूय मिश्रित आ रहा है, ब्लड की वॉमिटिंग, आपको पता है कि ये सिरोसिस ऑफ लीवर वगैरह का केस जो होता नहीं है, उस तरह के पेशेंट्स में आता है। आप लोग को याद दिला दे रहा हूँ, या ऐसे याद रखना है, अगर कोई पेशेंट होता है फैटी लीवर वगैरह का, कंप्लेन करने लगा कि आप ये समझो कि ब्लड की वॉमिटिंग हो रही है, तो पक्का सी बात है कि हालत खराब है। हालांकि पेशेंट ऐसे नहीं कंप्लेन करेगा, वो काम धाम करता ही रहता है, लेकिन उसको एक बार जब ब्लड वाली वॉमिटिंग हो जाती तब लोगों को समझ में आता है। तो सिरोसिस ऑफ लीवर के केस में भी होता है। चंद्रिकाएं दिखें, इस तरह का तो मैंने अभी नहीं देखा हुआ। छर्दी का लगातार होना, ये तो केसेस पता है। हालांकि इस तरह के पेशेंट को मैंने रेयर ठीक करे हैं, जिनको मतलब बहुत तकलीफ वाले रहे हैं। सिंपल वालों को तो ठीक किया है। जैसे कुछ मैं अपने जो चीज़ें यूज़ करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी, और मुझे परमात्मा की दया से उसमें 100% रिजल्ट मिला हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक बुक है, मैं उसमें देख करके ज़्यादा ट्रीटमेंट करती हूँ, मतलब कम मेडिसिन के साथ ट्रीटमेंट करना। तो देखो, सभी छर्दियाँ क्या होती हैं, आमाशय उत्क्लेशजन होती है, मतलब आमाशय में दोष आया तो आमाशय की मेन चिकित्सा क्या है, लंघन, तो लंघन कराते हैं। लेकिन आपके पास में वोमन वात वाले पेशेंट को नहीं कराते, और साथ में पित्तनाशक संशोधन द्रव्यों का यूज़ करते हैं। वातज छर्दी में लंघन का निषेध है, लेकिन अगर मरीज जो होता है उसके अंदर आत्मबल अच्छा है, ताकत उसके शरीर में अच्छी है, तो आप उसको भी लंघन करा सकते हो। वमन के लिए इन्होंने क्या किया, जो बल्ली फल होते हैं जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज वगैरह, इसके साथ वामन कारक द्रव्य जो है आपका मदन फल वगैरह डाल करके दे सकते हो। और उसके बाद संसमन चिकित्सा में मनुकुल आहार दोगे, सुपाच्य मांस रस दिया जाता है, तो जो वेजिटेरियन पेशेंट है उनको यूज दीजिए। और विरेचनार्थ, कई बार क्या होता है कि पेशेंट को वमन हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि पेशेंट को वमन बर्दाश्त करने की ताकत उतनी नहीं है, तो हम विरेचन दे करके उस द्रव्य को निकालते हैं, तो वहां पर हरित की बहुत कम बढ़िया करती है, तो हरित की चूर्ण को मधु के साथ चाटें। ठीक है, तो ऐसे दे सकते हो और यूज कर सकते हो। हालांकि ये वाला मैंने नहीं किया है, हरित की को चूर्ण को मधु के साथ में। और द्विआश्रय संकोचन मतलब इधर उधर वाली जो चीज़ें देख लेता है, तो उसमें आश्वासन करेंगे, हर्षण करेंगे, मनोनुकूल दृश्य दिखाएंगे। कचड़ा देखो तो अच्छी चीज़ें देख लो। फिर संसमन में वायु सारक, मतलब कि वही है, वायु का अनुलोमन जो कर दें, कोई भी द्रव्य उस तरह के दे सकते हो जो वायु का अनुलोमक होता है। आप सौंफ वगैरह भी दे सकते हो, आपने पढ़ा होगा सौंफ और हींग वगैरह में इस तरह की चीज़ें हैं। मस्तिष्क सामर्थ्य दोगे, इंसान अगर मेंटली बहुत परेशान है तो कोई ऐसी चीज़ दे दो जिससे उसको मतलब कूल हो जाए, काम हो जाए। और रिस्टोर करोगे, भाई एनर्जी बहुत लॉस हो गई, जैसे वही आज पेशेंट थी, तो मैंने कहा पहले नींबू नमक चीनी पानी दे दो, फिर नारियल का पानी दे दो हल्का सा गर्म करके, और फिर कुछ टाइम बाद कुछ और भी चीज़ें दे देंगे, तो बल संधान कर बाद में चिकित्सा करनी पड़ती है, बट तुरंत की चिकित्सा नहीं होती है। और कृमि छर्दी में कृमि हृदय रोग के समान चिकित्सा करनी पड़ती है। कोलादि अवलेय है, मनःशिलादि योग है। मनःशिलादि योग के बारे में आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग इस मनःशिलादि योग को यूज करते हैं। मनःशिला पिपली मरीच है, मतलब त्रिकटु का पूरा नहीं है, मनःशिला पिपली और मरीच है, और लाजा और मधु साथ उसको दे देते हैं। तो मैं पैनल पर जिसमें जुड़े हूँ उसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ को ट्रीटमेंट की यूज करते हैं। एक आम की अस्थि वाला युग है, ये आप बहुत अच्छे से करते हो। अभी जैसे आम का मौसम आएगा, फिर आम की गुठलियों को स्टोर कर लो, क्योंकि आम की गुठलियाँ आपके जो गायनी के डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। तो आम की गुठलियों को बढ़िया से सुखा लो, फिर बढ़िया से पाउडर फॉर्म बना करके फिर एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख लो, क्योंकि बाहर रखोगे ना तो इस तरह कई बार फंगस लग जाती है। मैंने ऐसे कुछ मेडिसिन कई बार बनाई थी, खासकर वाइजैग में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी थी, तो वहाँ मुझे क्या करना पड़ता था, मैं अमल की रसायन भी बनाती थी तो मुझे फ्रिज में रखना पड़ता था, वरना क्या होता था बाहर फंगस लग जाती थी। तो ये जो है आमरस्थी वाला है, ये काम आप कर सकते हो। उठाया, फिर उस वक्त जब पेशेंट को दिया है तो हल्का सा गर्म कर दिया, तो फ्रिज में रखने की वजह से आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। जैसे मैंने अपने सेंटर में अच्छा खासा फ्रिज रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी दवाएं ख़राब होती है, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट मिलाकर उससे ज़्यादा मतलब आपको नुकसान हो जाता है। उससे बेटर आप फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से दवा हो गई, भारी हो गई है, तो जब देना है पेशेंट को तो उसको हल्का सा गर्म करके तब दे दो, हो जाएगा काम। ठीक है, पेशेंट को नहीं पता चलेगा, पर उसके गर्म करने के तरीका का ख्याल रखना, ऐसा ना गर्म कर देना कि दवा जल जाए। फिर जम्बू पल्लव यूज, ये भी बहुत बढ़िया से कर सकते हो। आम और जामुन के पत्ते का क्वाथ बनाओ और उसमें मधु और लाजा मिलाकर दे दो। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया था, बट अगर मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने अपने सेंटर पर जामुन का पेड़ लगाया है और घर पर मेरे आम का पेड़ है, तो मैं ये वाला ख्याल करके देख करके दूंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए आम और जामुन क्या है, कषाय रस है, तो ये वहाँ दे देना जहाँ पर पेशेंट को रोकने की ज़रूरत रहेगी। और जो मैं यूज़ करती हूँ मैं अपना लास्ट में
बताऊंगी। साथ में मयूर पक्ष भस्म याद है उस दिन उसमें मैं बता रही थी, तब मैंने बताया था कि मयूर पक्ष भस्म जो होती है हम लोग वमन में इस्तेमाल करते हैं। जाति फल आदि योग है, पटोलादि हृदय शंख पुष्पिका स्वरस मरीच और मधु के साथ कुछ लोग यूज करते हैं। जिरकादि धूप है, फिर रसौषधियम पारदादि चूर्ण, जिरकादि रस, वमनामृत योग, वांतिरद रस, षडयंतक रस, शेखर रस। शुद्ध शेखर रस हम लोग यूज करते हैं भैया, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जहां पर पेशेंट को थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन भी हो रहा है ना, जलन वलन हो रहा है, वहां शुद्ध शेखर रस दे करके आप देख सकते हो। पथ्य में सब वही है, नींबू अनार एला लवंग जीरक आदि है। पुराना योग गोधूम शाली चाल मूंग में सब जो पुराने आपके वही हैं। इसमें भी अपथ्य में द्रव वाले से हो रहा था तो ज्यादा द्रवात्मक पदार्थ नहीं देंगे। नस्य और बस्ती कर्म नहीं करते हैं। वैसे भी आप ये समझ लो कि जब भी कुछ इस तरह की हो रही है इमरजेंसी तो उस टाइम में ये सब नहीं किया जाता है। स्नेह स्वेदन आदि वो भी कोई कर्म नहीं करते हैं। असात्म आहार या गंदी चीज़ें फिर से उसको नहीं दिखाना है, दूषित जल नहीं देना है और व्यायाम नहीं करना है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जी, मुझे सुबह हुई थी और बाद में मैंने योगा किया था, इस तरह के बेवकूफ़ पेशेंट बहुत आते हैं। तो उनको बताना है कि भाई जब तक आप पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हो जाते हो तब तक व्यायाम वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। वातछर्दी की चिकित्सा में क्या है कि या तो मांस रस दे दो या कुल्थी उल्थी का सूप है जो बनाकर धनिया बिलुमुल दाढ़ी मुड़ीम डाल करके दे दो, तो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। एक संधिवादी योग है, इसमें गोघृत और सेंधा नमक डाल करके इसको टाइम टाइम पर हर 2-2 घंटे पर दे सकते हो, तो 5-6 बार दिन भर में दे सकते हो, है ना। और एक मनाशिलादि योग है जो शुद्ध मैंसिल मरीच पिपली और धान का लावा वाला है, तो इसको बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, करते हैं, आप लोग भी चाह सकते हो। इसका चूर्ण बनाकर नींबू के रस में मिलाकर दे दो या कफित के, क्योंकि थोड़ा सा हृदय हो जाएगा ना और खट्टा सा खाने में अच्छा लगेगा तो खा पी लेगा। या जो ये पनीर वाला पानी दूध जो फाड़ते हैं जब पनीर बनाते तो जो पानी बचता है ना उस पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, आंवले का मूस डाल दो, इस तरह की चीजें भी करके आप पेशेंट को दे सकते हो। या जब पेशेंट की सर्दी ठीक होने के बाद में, मतलब जब वॉमिटिंग का बेग रुक गया, ठीक होने वाला मैंने कहना है कि जब सर्दी का बेग रुक गया तो उसके बाद उस तरह का यूश कल्पना बनाकर दे सकता है पेशेंट को, बहुत अच्छी सी रहेगी कि मूंग के यूश बनाना है, मतलब मूंग का पानी है और उसी में सेंधा नमक और ये सिर्फ आपका आंवला डाल दो और उसको पका करके दे दो। तो ये एक जो कल्पना है, मतलब यूश कल्पना आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद में ये भी होता है। कई बार कुछ पेशेंट आपसे पूछते हैं कि मैम मुझे नोजिया वॉमिटिंग फील हो रही है, बताओ मैं क्या ले लूँ। और एक चीज़ और अच्छी बात बताओ, इसको आप अपनी गायनी के पेशेंट्स को, मतलब प्रेगनेंसी के पेशेंट को बड़े आराम से दे सकते हो, क्योंकि मूंग के यूज में सेंधा नमक और आंवला पड़ा हुआ है, तो कहीं से कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। अदरवाइज प्रेगनेंसी में हमें बहुत सोचना पड़ता है कि सामने वाले को हम क्या खाने को बोलें क्या नहीं खाने को बोलें, कुछ उल्टा पुल्टा खा लेगी फिर से पंगा हो जाना है, ठीक है। घृत पान वाला बता ही दिया, सेंधा नमक मिश्रित घी है, फिर उसमें चाहो धनिया शुंठी और डाल लो, उससे क्या फायदा हो जाएगा, थोड़ा सा दीपन पाचन और हो जाएगा। फिर दही घोल दाढ़ी रस घी का पाक करके मात्रावत रोगी को दें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब पढ़ते हो तो निशान लगाते जाओ कि जब आपका पेशेंट आएगा तो आप उसको दे सकते हो। उसी तरह धान्य का आदि योग है, उसमें कुछ नहीं है, धान्य को शुंठी और 10 मूल सिद्ध है, तो उससे बना सकते हो बड़े आराम से। मतलब मूंग का पानी डाला मूंग में, उसमें धनिया डाल दिया, शुंठी डाल दिया और 10 मूल आपके पास पड़ा है। हालांकि मुझे पता है 10 मूल का स्वाद बड़ा अच्छा नहीं होता, तो पेशेंट पी पाएगा नहीं पी पाएगा इसका मैं कह नहीं सकती। एक लौड़ा दी योग है, वही वाला जो पनीर वाला पानी निकला है उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पेशेंट को दे दिया, ठीक है। पित्त छर्दी की चिकित्सा है, पक्का सी बात है, विरेचन कराना है तो द्राक्षा वगैरह मुनक्का बिदारी कंद इच्छुरस निशोध का इन सब का मिला करके दे दोगे तो अच्छा सा हो जाएगा। सिर्फ अकेले प्रेगनेंसी है तो द्राक्षा के साथ काम चल जाएगा, है ना। मधुर द्रव्य मिलेट्री वगैरह भी दे सकते हो, ये सब सारी चीज़ें हैं। संशोधन चिकित्सा कर सकते हैं, मुंह का यूज वगैरह, ये सब सारी चीज़ें सब वहाँ जो यहाँ था यही था। उसके अलावा परपट क्वाथ है, चंदनादि योग है, चंदन पानक है, बहुत सारे लोग चंदन पानक वगैरह की यूज करते हैं, कुछ लोग लाजादी यूज का भी यूज करते हैं, मुझे पता है। चंदनावले है, उदरिचादि योग जो है, मुद्ग कषाय, और देखो मुद्ग कषाय हर जगह है तो बढ़िया से आराम से पेशेंट को बोल दो मूंग की दाल का यूज ले लो, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें डाल सकते हो, लाजा और मधु शर्करा डाल सकते हैं, ये जो हमारे दिमाग में नहीं आता है, बट इस तरह की जब देना है तो पक्का सी बात है उसमें हल्दी वल्दी मत डाले रहना, अदरवाइज नमक और ये दोनों मिला करके स्वाद अजीब सा आएगा, पेशेंट नहीं ले पाएगा। अब जैसा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमक के साथ मीठा नहीं ले पाते, तो उस पेशेंट को पिलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा मच्छी का बिडवले है, ठीक है, ये मच्छी का बिट है तो ये मुश्किल है। ला सकते हो है, ये दे सकते हो, गुड़ुची आदि क्वाथ दे सकते हो, बहुत बढ़िया से गुड़ुची त्रिफला नींबूपत्र पेटोल, तो ये आप अपने सेंटर में रख सकते हो, ये पेशेंट को आराम से दे सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके अलावा सरसप के साथ में मदन फल पिपली और नीम का मिला करके दे देते हैं।
काढ़ा मतलब बना करके वमन द्रव्य दे देते हैं, पेशेंट को वमन करा देते हैं। ये कफ छर्दी की चिकित्सा है। यूष प्रयोग है, रक्तशाली योग है, जामुन के बीज वाला जो योग था यहाँ पर भी है, बिडंग आदि चूर्ण है। और मूंग मसूर चना मटर जब है, इन सब के सबको भून लो, इसमें शुंठी चूर्ण और मधु डाल करके मात्रा अनुसार सेवन कर सकता है। लेकिन सारी चीज़ें तब कराओ जब पेशेंट को थोड़ी सी भूख लगने लगे। उसके अलावा एक है त्रिफला के साथ बिडंग मिला करके देते हैं, शुंठी चूर्ण और मधु मिला ही रहते हैं। और साथ में एक वायु बिडंग और क्योटी मुथ है, उसमें भी शुंठी चूर्ण और मधु है। तो आप ये समझो, वैसे भी हमारी शुंठी जी का क्या नाम है, विश्व भेषज। विश्व भेषज मतलब कि हर जगह लगभग यूज की जा सकती है। वही होता है आपके अपने बुद्धि विवेक से आप कहाँ कितना यूज करते हो। एक धात्यादि पानक है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। आमल की द्राक्षा है और मिश्री और मधु है। तो मिश्री भी घर में पड़ी रहती है, मधु भी पड़ा रहता है, जल का कोई मतलब नहीं है। आमल की चूर्ण रखे रहो, थोड़ा सा द्राक्षा, दोनों मिला करके पेशेंट को दे दो, दिन भर में पिला दे दो, है ना, हल्का सा काढ़ा टाइप का बना दो। उसके अलावा एलादी चूर्ण है, बिलवादी योग है, मसूर सत्तू योग है। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं अपना आप लोग को बता देती हूँ, पेशेंट में करके देखिएगा। मैंने आज तक जितना किया मुझे कहीं पर भी फेल रिजल्ट नहीं मिला है। मेरे को, मैं क्या करती हूँ, लौंग ले लो, 4-5 लौंग ले लो, उसको पाउडर बना लो और उसको शहद के साथ पेशेंट को चटा दो। जैसे बच्चे हैं, मतलब 4-5 साल के बच्चों को भी दे सकते हो, छोटे बच्चों को भी दे सकते हो। लौंग की मात्रा अलग अलग रख लेना। 1 चम्मच आधे चम्मच में आपने लौंग का चूर्ण जो है चाटन करा दो। मतलब मेरे को वैसे पेशेंट में भी रिजल्ट आया जो इनको एलोपैथी से रिजल्ट नहीं आ रहा था। एक खुराक से आराम आया। क्यों? क्योंकि लौंग आपको पता है इटसेल्फ दीपन पाचन करती है। और जो भी वमन कहीं पर भी छर्दी हो रही है तो छर्दी होने के पीछे है कि कफ का उत्क्लेश हो रखा है। तो अगर आप वहाँ पर ये दे देते हो तो तुरंत रिजल्ट आता है। तो इमरजेंसी भी मैंने पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया है। जैसे वमन में जिसको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है वहाँ पर यूज़ किया है। और अतिसार का जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जाति फल देती हूँ, कि एक जाति फल पूरा 3 ग्राम के आसपास का आता है। मोरा रेस थोड़ा ही बहुत फर्क होता है। उसका पाउडर बनाते हैं और उसको सीधे जल से, मतलब जो आपका ताज़ा पानी है उससे दे दो, उससे आराम आ जाता है। तो ये मेरा दोनों बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे आज तक बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं, किसी भी पेशेंट में मेरा ड्रॉबैक नहीं हुआ है। तो आप लोग इसको करिएगा, करके मुझे बताइए।